नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। संत रविदास कह गए हैं, जानम जात मत पूछिए का जात अरुपात रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। यानी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में सब ईश्वर की संतान है। से चलती है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की मिलीजुली सरकार ने आज बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। मोटा आंकड़ा यह है कि बिहार में 82% हिंदू हैं, 17% मुसलमान हैं और बाकी 1% में बाकी धर्म हैं। लेकिन जातीय जनगणना ये बताने के लिए थी कि लोग कितनी जातियों में बटे हुए हैं, किस जाति की कितनी तादाद या ताकत है। इस हिसाब से ओबीसी यानी पिछड़े और अति पिछड़ों की तादाद सबसे ज्यादा 63% है। एक सॉलिड वोट बैंक है जिस पर आजकल सबका फोकस है। अब ओबीसी के अंदर आए तो इनमें सबसे ज्यादा यादव हैं, जो करीब 4% बढ़कर 14% हो गए हैं। इस 14% वोट बैंक में अगर 18% मुस्लिम वोट जोड़ दिया जाए तो ये कह सकते हैं कि लालू के मुस्लिम यादवों ने M+Y वाले समीकरण की ताकत 32% की हो गई है। एक निर्णायक वोट साबित हो सकता है अगर इसमें से 7-8% और मिल जाए। अब यहां राजनीति शुरू होती है। ओबीसी के बाद दूसरे नंबर पर SC और ST है, जो कि 22% है। इसके बाद 15% सामान्य वर्ग है, यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और उच्च जातियां। आंकड़े जारी करने के बाद नीतीश कुमार सामने आए, इसे बड़ा काम बताया और कहा कि आंकड़े आ गए हैं, अब हर जाति से न्याय होगा। लालू यादव ने सियासी मंशा नहीं छिपाई, बोले कि 2024 में सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने ओबीसी और SC ST को मिलाकर 24% का आंकड़ा पेश किया और कहा कि जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। पूरे भारत में जातिगत जनगणना की बात भी कही और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को देश के विकास से नफरत है, वो पहले भी समाज को बांटते थे और आज एक बार फिर देश को जातियों में बांटकर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या जातीय जनगणना के पीछे यही राजनीति है? जैसा कि मोदी का आरोप है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और राज करो। जातीय जनगणना की जरूरत पर और उसकी पूरी राजनीति पर आज ये बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक क्या क्या बयान आए हैं सुन लीजिए। तो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है। कार्य करना नहीं चाहिए, हम लोग कहाँ से डिमांड करना है। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। ये केवल आंख में धूल झोंकने के लिए, इनको तो 33 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। 15 साल लालू जी, 18 साल नीतीश जी। नीतीश कुमार को सैल्यूट करने का दिन है, जिन्होंने 63% जो बिहार की जनता है उसको न्याय दिलाने का काम किया है। ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। एक बहुत ही वैज्ञानिक डेटा को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जो कि सरकार के लिए नियम बनाने में, नीतिगत फैसले लेने में उसके नियत का पता चलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। अब तो इनके झूठ का पिटारा खुलेगा। कितने लोग को नौकरी दिए, किसके खाते में पैसा दिया। लालू जी का ये आदत रहा है जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। जो समर्थन नहीं करेगा वो इतिहास के गर्त में चला जाएगा। और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है,
तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है? समाज को फूट डाल के, समाज को अलग अलग दिखा के उसमें अलग अलग जातिगत नेताओं को खड़ा करके अपनी राजनीति करते हैं। तो इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ माधव आनंद है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ साधना भारती जी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रोफेसर नवल किशोर है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राजीव रंजन जी हैं, राष्ट्रीय सचिव जनता दल यूनाइटेड के। थोड़ी देर में मेरे साथ प्रेम रंजन पटेल जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में करूंगा, मैं जब जर्नलिज्म शुरू कर रहा था तब मुझे किसी ने भारतीय लोकतंत्र के बारे में पूछा, तो उसने बोला कि देखिए, भारत के चुनाव को समझना है तो एक बात समझ लीजिए कि इन दिस कंट्री पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। यानी वो वोट अपने गुण और दोष के आधार पर नहीं देते, वो जाति के आधार पर वोट देते हैं। इसीलिए भारतीय राजनीति में कहा जाता है जाति है कि जाति नहीं। अब सवाल यह है कि इस मंडल कमंडल पार्ट 2 की जरूरत क्यों पड़ी। इसी से शुरुआत करेंगे और सबको बोलने के लिए मैं निर्बाध रूप से 90 सेकंड का वक्त दूंगा। शुरुआत में राजीव रंजन जी से करता हूं। राजीव रंजन जी, इस हिसाब से तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का दावा छोड़ देना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी अब तेजस्वी यादव जी के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। भाई ज्यादा पिछड़े तो यादव है ना, और 14% वही है, तो मुख्यमंत्री पद पर यादव को ही बैठना चाहिए ना। टाइमर प्लीज। देखिए, दिलचस्प है, इस तरह के सवालों का आने वाले दिनों में हम जरूर जवाब देंगे। मैं ये मानता हूं ये एक कालजयी निर्णय है और भारत के इतिहास में समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके जो विरोधी हैं उन्होंने अखबारों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से देश की सबसे बड़ी अदालत को गुमराह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में पहले जोड़ना और फिर हटाना, अब ये बेपर्द हो गई है सरकार और इस गठबंधन के सभी सहयोगी दल। अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये दिलचस्प है कि देश के प्रधानमंत्री की जाति स्वयं वो खुद को पिछड़ा कहे, अति पिछड़ा कहे। देश के महामहिम राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति का बताया जाए, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दलित बताया जाए, और आम लोग जब अपनी जाति की संख्या और अपने आर्थिक आधार को लेकर के उनकी जो चिंताएं हैं, अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा है और उसका समाधान कोई सरकार करती है, तो किन सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, ये मेरे पहले जवाब से कहीं ना कहीं आपके पहले सवाल और उसके बाद मेरे जवाब से स्पष्ट है। ठीक है नेताजी, आजकल सवाल तो सुनते ही नहीं है ठीक से। मैं फिर से ये सवाल दोहराऊंगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाऊंगा। धीरेन्द्र कुमार जी, जाति जनगणना का मतलब? देखिए, जाति जनगणना का हम लोगों ने भी समर्थन किया था, होनी चाहिए थी। आज आ गया है फैसला, लेकिन इसमें और कुछ हम लोगों ने सुना था कि बताने वाले हैं कि लोगों की सामाजिक स्थिति में क्या सुधार हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ, उनके शैक्षणिक स्थिति में क्या सुधार हुआ। तो पूरी रिपोर्ट आई नहीं, सिर्फ जातियां गिना दी गई। तो जो नीतीश कुमार जी दिखाना चाहते हैं उतना तो हम लोग देख पा रहे हैं, और जो वो छुपाना चाहते हैं वो मुझे खोजना पड़ेगा। तो पूरी रिपोर्ट जब तक हम लोग देख नहीं ले, अध्ययन कर नहीं ले, क्योंकि हर बार 1+1 2 होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी 1 1 11 भी बताते हैं। सोशल इंजीनियरिंग ये 2005 से ही करते आ रहे हैं, कई जातियों को उपजातियों में बदला। अब इससे उनका 18 सालों में उनके जीवन में क्या प्रभाव आया, क्या उत्थान आया, यह भी एक विषय है देखने का। वो चीज अभी पूरी रिपोर्ट मिली नहीं है, सिर्फ कौन किसकी कितनी संख्या। दूसरा एक पक्ष इसका यह है कि थर्ड जेंडर जो है, जिनके अध्यक्ष है अभी जदयू के ही है वो रेशमा प्रसाद जी, उन्होंने चैलेंज किया है कि पटना में दिखाया गया है इनकी पूरी संख्या बिहार में दिखाई गई 825, लेकिन पटना में ही वो खुद को बता रहे हैं कि हम लोगों की संख्या 2600 है।
तो आंकड़े पर भी अभी भ्रम बनी हुई है कि उसका मैकेनिज्म क्या है, कितना ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़ा हुआ है। रेशमा जी ने किया है। तो जब तक एक बार पूरी चीजों को मैं अध्ययन नहीं कर लूं तब तक फौरी तौर पे इस पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जदयू के नेताओं ने इसका क्या उपयोग करना है, ये पॉलिटिकल टूल किट था, इसको इन्होंने बता दिया है। ठीक है सादा भारती जी, देखिए एक और बयान आया है, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, उन्होंने कहा है जाति जनगणना एक स्टंट है, ये शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है। उनका कहना है कि इसकी क्या जरूरत थी, जनगणना से चुनाव होगा क्या। वर्क कहा है मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। वर्क साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और क्या कहा है उन्होंने, जरा सुन लीजिए। तो इसकी इस वक्त इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या जी? भाई इलेक्शन तो देखिए, मुसलमान भी किसी का मोहताज नहीं है जी जी जी। और इस देश के अंदर मुसलमान भी मुसलमान जहाँ तक कौम का ताल्लुक है वो इसी देश में 600-700 साल हुक्मरानी कर चुके हैं मुल्क के अंदर हमारे। और 57 जिले वो मतलब ये देश और भी मौजूद है हमारे जहाँ हुक्मरानी करते हैं। तो ये मुसलमान ने तो हमेशा कोई इतना बेवकूफ समझ रहे हैं क्या मुसलमान को कि वो जानता नहीं है। अरे सियासत का कीड़ा है मुसलमान। अब ये जो आंकड़े हैं इससे कैसे ये इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? ठीक है, तो क्या जरूरत थी, ये इंडिया के ही सांसद बोल रहे हैं। साधना जी क्या कहेंगे इस पर? वर्क साहब कह रहे हैं कि जरूरत क्या थी, ये तो स्टंट है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं इसका मतलब ये भी स्टंट है? नहीं, देखिए मैं उनके बयान से खुद को बिल्कुल अलग करती हूँ। और दूसरी चीज ये कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा है उस पर मुझे लगता है बहुत गौर करने की जरूरत है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। मैं शत नमन करती हूँ। एक वो गांधी थे जिन्होंने देश को अराजकता और जो अंग्रेजों के आतंक से बचाने के लिए और एक निजात दिलाने के लिए एक लड़ाई की शुरुआत की थी। और एक और गांधी है राहुल गांधी जी आज, जिन्होंने की ओबीसी वर्ग को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए और संख्या बल के अनुपात में सर्व समाज को सब जगहों पे, चाहे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, मीडिया में हिस्सेदारी दिलाने के लिए एक लड़ाई शुरू की है। और उसमें सब सम्मिलित है, सब उनके साथ हैं। दूसरी बात, अभी आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा कि भाई जातिवाद में बांटने की क्या आवश्यकता है। मैं थीम देख रही हूँ वही है। जब मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, तब क्या जातिवाद बीच में नहीं आता? तब क्या ये बात लागू नहीं होती? और हम ये कह रहे हैं, जब आप ये देखिए ना, आप ये मत बांटिए कि अब आप कायस्थ, लोधी, यादव अलग, कुर्मी अलग कर रहे हैं। अब हमने तो पहले ही कहा था 1931 की जातिगत जनगणना से ये निकल कर आया था हम 50% से अधिक है। और आज ये प्रूफ हुआ, बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े साबित हुए कि भाई हम लगभग 85% है। तो जब 85% है तो समझ लीजिए 100 रोटियों में से 49.5 रोटी मिल रही है किनको? 85% लोगों को। और जो 15% लोग हैं वो 50.5 रोटियां खा रहे हैं, खा भी रहे हैं, फेंक भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आज की स्थिति ये है। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर भाजपा इतना ओबीसी बोलती है और मानती है। साधना जी रुक जाइए, मैं सबके लिए टाइमर लगा के रखा है, प्लीज समय का सम्मान कीजिए। लेकिन साधना जी आपको साधुवाद, गजब प्रखर प्रवक्ता हैं आप। एक गांधी जी महात्मा गांधी और एक गांधी राहुल गांधी। आज 2 अक्टूबर का दिन तो बिल्कुल सही साबित हो गया। नहीं तो बिल्कुल आप देखिए ना, उन्होंने एक लड़ाई शुरू की थी, आज गॉडसेवादियों से आज भी लड़ाई है। पहले चलिए आगे बात करेंगे। मैंने सिर्फ लाइटर नोट पे बोला था, मजाक के लिए बोला था और किसी चीज के लिए नहीं। माधव आनंद जी, जब आप जाति करें तो सही, जब ये लोग करें इंडिया वाले तो गलत। ये तो गलत है ना सर, ये तो अन्याय है सर। दीपक जी, अन्याय क्या है और न्याय क्या है वो तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जातिगत जनगणना का हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर इसका समर्थन किया था और कहा था कि यह होना चाहिए, देश लेवल पे भी होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय लेवल पे नहीं होता तो निश्चित रूप से अगर बिहार सरकार अपने संसाधन से करवाती है तो उसका भी हम लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन दीपक जी, एक देखने की बात है, जब सरकार ने गणना की स्टार्ट किया तो उस समय बात हुई थी कि आर्थिक सामाजिक स्तर पे का भी आकलन किया जाएगा।
और आज हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार सबसे पहले आर्थिक आंकड़ा जैसो जारी जैसो करेगी। आखिर किस जाति की किस स्थिति है, आर्थिक रूप से कितने पिछड़ेपन है, कितना उत्थान हुआ है। क्योंकि जब आप देखिए 18 साल नीतीश कुमार का और 15 साल जो है लालू परिवार का, तो आखिर लगभग 32-33 साल में कितने लोगों का उत्थान हुआ आर्थिक रूप से, वो आर्थिक आंकड़ा पेश नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से सरकार के मंशा पे हम सब लोगों को डाउट है, कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और तमाम जो अभी एनडीए गठबंधन के प्रवक्ता हैं, उनके बातों से भी लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की ये कोशिश में है। जातिगत जनगणना या गणना का उद्देश्य यही था कि जब अपने पास आंकड़ा होगा, साइंटिफिक आंकड़ा होगा, तो निश्चित रूप से सरकार को नीति निर्धारण करने में जैसो सहूलियत होगी। लेकिन यह मुझे इसकी मंशा पे डाउट है। और दूसरी बात दीपक जी, एक लाइन है, बहुत आनंद जी समय का ख्याल कीजिए, मैं सबको रोकता हूं इसीलिए ना, प्लीज 90 सेकंड में अपनी बात कहिए, छोटी छोटी बात कहिए। हम इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि भाई क्या सोचते हैं लोग, ये सामने आए और थोड़ी डिबेट फास्ट हो जाए ताकि बोरिंग ना लगे। मैं सीधे प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास जाऊंगा। नवल किशोर जी, आरोप ये लग रहा है कि राजनीति के लिए आपने तो कर दिया, लेकिन जो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक संरचना है और इन परिवारों की क्या स्थिति है, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक, ये जारी नहीं की, आप सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। देखिए, गजब का समझ है हमारे पहले प्रवक्ता का, जिनके साथ और संगत में आने के बाद उनको ये भी नहीं पता चलता है कि जिस भाजपा के साथ है वो भाजपा का बिहार का इकाई कहता है कि जनगणना होनी चाहिए, सर्वेक्षण होनी चाहिए, और केंद्रीय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं होनी चाहिए। ये जो दोहरा स्टैंड के साथ रहने का क्या मजबूरी है मुझे नहीं मालूम। बहरहाल देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये वैज्ञानिक हैं और इसमें पता चल रहा गया है कि जो 52% जिसको आप नहीं बताना चाहते थे, उनकी एक्चुअल स्थिति क्या है आप तो ये माने ही नहीं। अभी आपने ओबीसी महिलाओं को वंचित किया आरक्षण से, और ये जानते हुए भी कि संविधान कहता है कि अगर आरक्षण होगा तो उसके 3 आधार होंगे, 2 आधार होंगे। एक ऐतिहासिक रूप से जो वंचित हैं SC ST उनका, और दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पीछे हैं उनको आगे लाने का कोशिश किया जाएगा। ये दोनों में से दोनों को धोखा दिया गया है। SC ST को कहा गया कि जो आरक्षण आपके लिए है उसी में से आपको 1/3 दिया जाएगा, और ओबीसी को तो पूरा खारिज ही कर दिया गया। अब वो 412 का 12 सांसद रहेंगे, वो एक ही सामान्य कैटेगरी से रहेंगे। तो ये जो आरक्षण देना और आरक्षण के मूल भावनाओं को खारिज करना, ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है। और उसको और भी लहूलुहान करने के लिए आपने देखा होगा कि 3 कैटेगरी लाए गए। लेटरल एंट्री कौन है, कहां से आएंगे ये कोई नहीं जानता। POP प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहां से आएंगे कोई नहीं जानता है। इसी कैटेगरी में आप NFS करते हैं। ठीक है, नवल किशोर जी एक करके, नवल किशोर जी थोड़ा संक्षेप में रखें। नवल किशोर जी, फिर आर्गुमेंट हो जाता है कि आपने इनको ज्यादा बोलने दिया, इनको कम बोलने दिया। प्रेम रंजन जी, ये कैसी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये कैसी राजनीति है? केंद्र में तो आप कहते हैं जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, केंद्र का स्टैंड यही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और राज्य में आप कहते हैं कि होनी चाहिए। ये तो दोहरा रवैया हुआ ना प्रेम रंजन जी आपकी पार्टी का। नहीं, कहीं दोहरा रवैया नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राज्यों को अधिकार है, जिन राज्यों को लगता है कि हमको इसकी गणना करानी चाहिए सामाजिक आधार पर, जातीय आधार पर, तो वो राज्य करा सकता है। और बिहार ने कराया, तो बिहार में हम सब लोग साथ थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के कारण ही यह गणना जो है से संभव हो सका है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो दबे कुचले, शोषित, कमजोर तबके के हैं, अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, उनका विकास होना चाहिए, उनका उत्थान होना चाहिए। जो लोग कुंडली मार करके बैठे हैं सत्ता के ऊपर, एक जाति वर्ग के लोग, एक परिवार वर्ग के लोगों का, उनका वर्चस्व अभी से टूटेगा। उनको यह एहसास हो जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या जो छोटी छोटी जातियों की, कमजोर जातियों का है, जिनको ये लोग हक हकूक से वंचित रखे हैं, उनके अधिकार नहीं दिए हैं, और अब वो अधिकार मांगेंगे, अब उनको देना पड़ेगा। ये उनके लिए जो है से एक बड़ी चेतावनी है, जो केवल एक परिवार को ही जो है से अपनी थाती बना करके पूरी राजनीति को रखे हैं। लेकिन ये जो गणना हुआ है, मैं मानता हूं कि आधा अधूरा गणना है। जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पे जो होना चाहिए था, जिसके लिए गणना कराया गया था कि हम उनका आकलन करेंगे और सही तौर पे
और कौन वंचित रह गए हैं, कौन छूटे रह गए हैं समाज के अंदर में, कौन पीछे रह गए हैं, जिनको मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, जिनको आर्थिक तौर पे सबल बनाने की आवश्यकता है, शैक्षिक तौर पे उनको आवश्यकता है, विशेष तौर पे हमको उनको आगे बढ़ाने का, तो उसका तो आया ही नहीं। जब तक वो नहीं आएगा तब इस गणना का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक। पटेल साहब, मैं सबको 90 सेकंड दे रहा हूं। यहाँ पे आर्गुमेंट होता है आपने इसको बोलने दिया, उसको नहीं बोलने दिया, इसलिए मैं सबको 90 सेकंड दे रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पॉइंटेड रहिए। पर मुझे पता है आजकल नेता लोग पत्रकारों के सवाल के जवाब देते ही नहीं, जो बोलना है बोल के वो निकल जाते हैं। अब मुझे बताइए राजीव रंजन जी, ये अधूरा नहीं है कि आपने आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक करी ही नहीं है। तो कौन पिछड़ा है, किसको जरूरत है और कौन पिछड़े से अगड़ा बन गया, इसकी गणना कैसे होगी? आपने नीतीश कुमार जी को बोलते हुए सुना या नहीं? उन्होंने ये कहा है कि गणना के साथ ही जो संकेतक तय किए गए थे उससे बिल्कुल साफ है कि जिनकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी, उनका जीवन स्तर क्या है, वो सभी आंकड़े राज्य सरकार के पास हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो समतामूलक समाज के लिए महात्मा गांधी की कुर्बानी है, जो उनका बलिदान है, जो उनका उत्सर्ग है, आज कहीं ना कहीं एक उसकी प्रासंगिकता थी और इसलिए आज के दिन उन्होंने आंकड़े सार्वजनिक किए। कल बैठक है उन दलों के साथ जो इस पूरे मुहिम में राज्य सरकार के फैसले के साथ थे। आप देखेंगे ये सारे जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक होंगे। इसमें ढकने के लिए और छुपाने के लिए है क्या? नीतीश कुमार जी हैं, ये नरेंद्र मोदी थोड़े ही हैं कि वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली लोग जानते हैं। अगर उन्होंने ये कहा था कि हम इसे करेंगे, उन्होंने अपनी सीमाओं को पहचाना था, अपने संसाधन का उन्हें पता था और उन्हें पता था उन्हें क्या करना है। इसीलिए इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कहना चाहती है तो इनके साथ जब दूसरी जानकारियां साझा होंगी तो क्या प्रधानमंत्री से वो बयान वापस लेने के लिए कहेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग जातियों में बांटना चाहते हैं देश को? ये साहस है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कि इनके नेता कहते हैं कि हम तो समर्थन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये देश को जातियों में बांटने जा रहे हैं? तो हम नरेंद्र मोदी जी की बात सुने या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को सुने? ठीक है, बिल्कुल वाजिब बात है और मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मैं पटेल साहब से जवाब ही ले लेता हूं। पटेल साहब, फिर प्रधानमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि भाई जाति के आधार पर बांट रहे हैं इंडिया वाले? आप तो बोल रहे हैं अच्छा है। आप ना बताइए, राजीव रंजन जी की आपत्ति बिल्कुल सही है। वैसे नीतीश कुमार की कार्यशैली क्या है इसके बारे में राजीव जी बता चुके हैं। तेजस्वी जी हमारे, वो उनको पलटू चाचा बोलते हैं कि कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं, वो एक दीगर मसला है। लेकिन पटेल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप कि प्रधानमंत्री फिर कैसे बोल सकते हैं जब आप जाति बता रहे हैं? मैं वही मैं कह रहा हूं। दीपक जी, हमारा क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर करके चलते हैं। हम समाज के दबे कुचले, शोषित, कमजोर, अंतिम पायदान पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका विकास, उनका उत्थान, उनको सर्वांगीण तरीके से हम कैसे मुख्य धारा में जोड़ सके, इस काम के लिए योजनाएं बनाने और बना करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। जरा बता दीजिए, जिनके साथ नीतीश कुमार आज जिस दल के साथ है, 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ था, क्या उन्होंने पंचायती राज में पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया था? अगर जो है 2006 में हमारी एनडीए की 2005 में सरकार बिहार में बनती है और 2006 में पंचायती राज का चुनाव होता है तो 20% अति पिछड़ों को आरक्षण पंचायती राज में देने का काम ये एनडीए की सरकार ने किया है। और एनडीए की सरकार का फैसला ये भारतीय जनता पार्टी का रहा है, बगैर भारतीय जनता पार्टी। आज जाति आधारित गणना हुआ है तो ये गणना में भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही यह संभव हो सका है कि हम विधानसभा में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर। पटेल साहब, दोहरी बात है, दोहरी बात है। हर जगह पटना में समर्थन और दिल्ली में विरोध, ये दोहरी बात है। लेकिन आप जिनके साथ हैं, ये लोग जिनके साथ हैं, वो कभी नहीं चाहे कि कमजोर वर्ग के लोग जो है आगे आए। वो तो एक परिवार की कुंडली मार कर करके सत्ता पर काबू रखना चाहते हैं, इसलिए वो कभी अति पिछड़े और पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। ठीक है, गांधी जी के क्या विचार हैं वैसे जाति व्यवस्था पर और जाति जनगणना पर? ये 1 मई 1930 को उन्होंने यंग इंडिया में लिखा है। इस सवाल के साथ साधना भारती जी के पास जाऊंगा, लेकिन नवल जी बताइए, इन्होंने बता दिया
2001 में जो है जब आपने पंचायती राज के चुनाव कराए थे तो आपने पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया था, वो एनडीए ने दिया। पटेल साहब ये कह रहे हैं। अरे दीपक जी, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये तो सरकार गिरा दिए थे, कमंडल लेकर सांप्रदायिक यात्रा पे निकल गए थे। ये क्या बात करेंगे दलितों और पिछड़ों की? और अभी देखिए तुरंत का इतिहास है, तुरंत का इतिहास सुन लीजिए। अरे दीपक जी बस 10 सेकंड और, आप मालूम है पूरा 60 सेकंड लीजिए सर। सियासतदार पत्रकार हैं, सुन लीजिए पहले। देखिए आगे अभी हाल के इतिहास में देखिए, महिला आरक्षण बिल का जब जिक्र हुआ, पारित हुआ, एक बार भी इन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाएं जो 50% हैं उनको जगह दिया जाएगा कि नहीं। उन्होंने एससी एसटी को भी उसी में निपटा दिया जिसका पहले से आरक्षण का प्रावधान था। ये 412 पे कौन लोग रहेंगे, ये बताना चाहिए उनको। नंबर 2, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, इनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जब आरक्षण की बात होती है तो आधार तो 2 ही है ना, ऐतिहासिक रूप से वंचित, नहीं तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। ये ओबीसी का आरक्षण क्यों इन्होंने नहीं दिया महिला आरक्षण बिल में, ये बताएं उसी चीज को, इनको बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब ये कहते हैं कि हमने बिहार में साथ दिया, अरे तो पैसा क्यों नहीं दिलवाए केंद्र सरकार से कम पैसा तो दिलवा देते। और अगर चलिए पैसा भी नहीं दिलवाइए तो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल को क्यों खड़ा करा दिए कि भाई इनका कोई अधिकार ही नहीं है। तमाम तरह का रुकावट एक संगठन के साथ साथ ये दोहरा चरित्र है। ये दोहरा चरित्र इनके पीछे वाले संगठन का भी है कि 2015 में कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और 15-20 दिन पहले कहते हैं कि नहीं, आरक्षण तो तब तक चलेगा जब तक भेदभाव रहेगा, और ये 2000 साल से है भेदभाव। ये कैसा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन और ये नेताओं का, ये पूरा दिख गया है। मैं अब सीधे माधव आनंद जी के पास चलता हूं। माधव आनंद जी, आपको नहीं लगता आपकी जो बड़े भाई हैं यानी भारतीय जनता पार्टी, उनका दोहरा चरित्र है? साथ में इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। दोहरा चरित्र, क्योंकि यहां तो वो समर्थन कर रहे हैं और आप जो है आप यहां तो समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली में कह रहे हैं कि नहीं साहब जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। दीपक जी, बीजेपी का कोई दोहरा चाल चलन चरित्र कभी रहा ही नहीं है। जब स्टेट का मैटर आता है तो मैंने कहा ना कि जितने भी घटक दल थे, जितने भी राजनीतिक दल थे, सब लोगों ने एक स्वर से समर्थन करने का काम किया था। और जब प्रधानमंत्री जी से भी डेलीगेशन मिला था तो इसमें तमाम दलों के नेता भी मौजूद थे। लेकिन अभी नवल जी ने बड़ा अच्छा बात कहा कि गांधी जी की आज जयंती है और गांधी जी को याद करते हुए आज ये है जैसे रिपोर्ट जारी किया गया है। तो नवल जी को याद होगा कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि साधना और साध्य, 2 उन्होंने बात किया था। अगर आपके पास जो साधन है, साधन जो है अगर वो उचित नहीं हो तो आपका साध्य भी पूरा नहीं होता, ये गांधी जी ने कहा था। यानी साधन और साध्य की बात कर रहा हूं। अगर नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं और आरजेडी का चाल चलन चरित्र पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है। अभी महिला रिजर्वेशन पे ही इनके तमाम नेताओं के कैसे जैसे उन्होंने वक्तव्य आए हैं, इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, महिला रिजर्वेशन पे क्या बोल के आए हैं इनको पता है। तो ये धार्मिक उन्माद, जातिगत उन्माद फैलाने के लिए लोग जाने जाते हैं। तो नीतीश जी की अगर मंशा भी सही होगी बदल जाइएगा के साथ मिलकर, क्या मजबूरी है, कभी पूरा नहीं होगा। इतना बदलने के पीछे का राज क्या है? राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर आपका मंशा सही रहता तो आप आर्थिक गणना को भी पेश करते। अरे आप अपना चरित्र बताइए ना, आपके नेता लोगों की सरकार प्रकार है कुछ आपके नेता का, अभी यहाँ कभी आकलन होना चाहिए। लेकिन आपका उद्देश्य वो नहीं है। आपका उद्देश्य तो नीतियां बनाने से नहीं है। आपका उद्देश्य जातिगत गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया, किस जाति की कितनी संख्या है। नवल जी, अरे आपके दल का क्या है? अब आपके राजनीतिक मंशा को हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैं 1 मई 1930, आपने कहा कि गांधी जी को याद किया आपने। देखिए, एक गांधी थे जिन्होंने आर्थिक असमानता खत्म की, दूसरे गांधी हैं जिन्होंने जाति जनगणना कराई। अब कांग्रेसियों को गांधी जी लगते हैं, राहुल गांधी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। कांग्रेसियों को गांधी जी लगना चाहिए राहुल गांधी में। लेकिन गांधी जी ने 1 मई 1930 को पहली जाति जनगणना जब हो रही थी तो अपने लेख में क्या लिखा था? मेरे हमारे अपनों के स्वराज में जाति व धर्म के भेद का कोई स्थान नहीं है। तो साधना भारती जी, जो गांधी जी कहते थे उसका तो उल्टा ही काम कर रहे हैं आप। तो बोल रहे हैं ये जाति, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तो गांधी जी के विचारों का ठीक उल्टा है और आज गांधी जयंती का क्रेडिट भी ले रही हैं आप। देखिए आदरणीय दीपक जी, कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है यहाँ। और आप जो गांधी जी की बात आपने राहुल गांधी जी से जोड़कर जो कही, मैं तो कहती हूँ हर उस आपने जोड़ी थी साधना जी, मैंने नहीं जोड़ी। आपने 2 अक्टूबर का एग्जाम्पल दिया था, मैंने नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ, हमें हर उस व्यक्ति में गांधी दिखता है
जो गांधीवादी विचारधारा पर चलता है, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, जो कि ये चाहता है कि संतुलन बना। वसुधैव कुटुंबकम तो G20 का नारा था, ये मोदी जी का नारा है। मतलब आपको मोदी जी में भी गांधी जी दिख रहे हैं? नहीं, मोदी जी का कोई नारा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम G20 का नारा था भाई, मूल वाक्य। नाम तो वसुधैव कुटुंबकम संसद के प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, ये मोदी जी ने इजाद नहीं किया था। हम ये कह रहे हैं कि हम इतना चाहते हैं, आप कह रहे हैं अरे प्रकृति भी असंतुलन जब हो जाता है तो उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। तो लोकतंत्र में तो असंतुलन की जगह ही नहीं है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है ना भाई। हम तो लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं और ये काम हमने शुरू नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तब कौन करीब से देखा आदरणीय दीपक जी? उस समय ओबीसी, एससी, एसटी, जब आपको झगड़ा कराना है, लड़ाई करानी है, तलवारें तनवानी है तो ओबीसी आओ, दलित आओ, आदिवासी आओ। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनेगा तो चयनित करके गॉड से वादी अल्पसंख्यक अगड़ों को वहां बिठाया जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन में भी पिछड़ों को नहीं बुलाया जाएगा। एक ट्रस्टी का नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगी। तो आज भाजपा आगे आए और पिछड़ी कद्दावर उमा भारती जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए और वयोवृद्ध अडवाणी जी को, वयोवृद्ध मोदी जी को जो 73 वर्ष के, जैसे अडवाणी जी को भेजा था मार्गदर्शक मंडल में, वैसे ही अब मोदी जी को भेज दिया जाए तो इसमें गड़बड़ क्या है? हम तो कह रहे हैं संतुलन बनाइए। मोदी जी अपने को राम मंदिर के शिलान्यास करता कामेश्वर चौपाल अनुसूचित जाति से आते हैं। ठीक है साधना भारती जी, बस हो गया, आपका टाइम खत्म है। अब देखिए मैं सीधे प्रेम रंजन जी के पास चलता हूँ। प्रेम रंजन जी बताइए, कामेश्वर जी किस जाति से आते हैं और क्या वो ट्रस्ट में है कि नहीं है? राम मंदिर के निर्माण में ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में जो ऐसे कोई पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं, अरे उनको जानकारी होना चाहिए। आपने तो राम जी के जो ऐसे काल्पनिक बताया था, आपने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि कोई जन्म स्थान उनका है ही नहीं, राम काल्पनिक है। और हमने राम मंदिर के शिलान्यास कराया तो दलित वर्ग से आते हैं कामेश्वर चौपाल जी, उन्होंने जो ऐसे उनका शिलान्यास किया था और पूरे ट्रस्ट में भी जो ऐसे उस ट्रस्ट में वो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और भगवान राम तो सबके हैं भगवान राम। और जहां तक है कि आप सब लोगों ने जो ऐसे केवल अपने सत्ता में केवल पिछड़ों को आपने और दलितों को, कमजोर तबके के लोगों को केवल झांसे में रखने का काम किया, कभी उनकी को महत्व नहीं दिया, कभी सत्ता में भागीदारी नहीं दी, कभी हिस्सेदारी नहीं दी, कभी आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनाए, कई पदों पर आपने नहीं रखने का काम किया। अरे हम लोगों ने राष्ट्रपति से लेकर करके और हर जगह पर जो है उन कमजोर तबके के लोगों को, चाहे वह अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, अगर राष्ट्रपति बनाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, इस काम को किया है। हम लोग सबका विकास, सबका सम्मान चाहते हैं, सबका उत्थान चाहते हैं। मैं जवाब देना चाहूंगी। हमारा नारा ही अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय, जो समाज के से दबे कुछ। ठीक है, आप दिखा दीजिए कि मैं जवाब देना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाया है, चाहे जितनी प्रकार की, वो जवाब देना चाहूंगी आदरणीय दीपक जी। ठीक है साधना जी जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद जाऊंगा धीरेन्द्र कुमार जी के पास। तो किन के लिए? हाँ देखिए, अभी आदरणीय रंजन जी, अब मेरा समय मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको मिल रहा है। आदरणीय रंजन जी, अब आप दीपक जी ने शांत कराइए प्लीज, मैं तब अपनी बात रखूंगी, बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे आवाज जाएगी? अगर जो ऐसे किन आप, अरे भाई शांत हो जाइए, आदरणीय दीपक जी प्लीज इन्हें शांत कराइए। राजीव, प्रेम जी रुक जाइए, प्रेम जी रुक जाइए, आपका वक्त खत्म हो गया है। मैं सीधे साधना भारती जी के पास चलता हूँ। साधना जी बताइए, उन्होंने कह दिया कि भाई कामेश्वर चौपाल, उन्होंने ही तो जब सब पहली कार सेवा हुई थी उसके लिए शिला पूजी थी और अभी ट्रस्ट में भी है। मैं तो कह रही हूँ विनय कटियार जी कहाँ हैं, साध्वी रितंबरा जी कहाँ हैं, साध्वी उमा भारती जी कहाँ हैं? क्या बुलाया गया था? बताइए क्या है ट्रस्ट में? और दूसरी बात, इन्होंने राम की बात कही, ये कह रहे हैं राम सबके हैं, यही आदरणीय उमा जी कहती हैं, यही मैं भी कहती हूँ, यही पूरा देश कहता है राम तो सबके हैं। लेकिन फिर क्यों मोनिका बट्टी, जिनके पिता मनमोहन शाह ने रावण का मंदिर बनाया, उनकी बेटी मोनिका बट्टी को क्यों टिकट दे दिया है छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से भाजपा ने? इसका मतलब भाजपा तो रावणवादी हो गई। अरे वो गोडसे का मंदिर बनाने वाला भी कांग्रेस में है साधना भारती जी। अरे तो उसने विचारधारा बदल कर आना चाहा तो बुलाया, गोडसे का मंदिर बना दिया और कह रही विचारधारा बदल लिया, कांग्रेस में आ गया। आपको पता है ना मध्य प्रदेश में गोडसे का मंदिर जिसने बनाया वो कांग्रेस में है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं अगर कोई गॉडसे की विचारधारा बदल कर आना चाहे तो आ जाए, हम तो स्वागत करते हैं। गजब है आपके लिए, मतलब आप भी बदल दे। अभी यही आरोप प्रधानमंत्री जी पे लगा रहे थे कि जाति गिनाते हैं। मैं एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं। दूसरी बात मैं कहूंगी, संजय निषाद
जिन्होंने कहा माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र नहीं है, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए। राम की तुलना रम से करने वाले नरेश अग्रवाल को भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद महेश शर्मा जी ने माता सीता जी का अस्तित्व नकार दिया और उमा भारती जी ने खुद ये कहा कि महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से हुआ है वो सही नहीं है, उसमें ओबीसी का होना चाहिए था, जगह मिलनी चाहिए थी। तो हम तो कह रहे हैं आप ही तो वादा करते थे जातिगत जनगणना का साहब, आपने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जटिल प्रक्रिया है। तो ये बताइए अब आप क्या रहे हैं, सही है यहाँ प्रवक्ता बैठकर तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर आप दे दीजिए आरक्षण, उसमें परेशानी क्या है। 63 आपने क्यों नहीं जारी किया था? 2011 में जाति आधारित गणना कराई गई थी, आप उसका क्यों नहीं जो है रिपोर्ट जारी किए? क्या कारण था? इसलिए जो है आप बता दीजिए, जरा बता दीजिए आपने क्यों नहीं जारी किया? आप जारी कर साधना जी, आपने गिनवाया था लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए थे। 2011 में आपने की थी गणना लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए थे। अरे आदरणीय दीपक जी, आप तो इतने समझदार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आंकड़े क्या उसी दिन आ जाते हैं क्या? भाजपा की सरकार 2011 में जब जनगणना हुई उसके बाद 3 साल तक आपकी सरकार रही, 3 साल तक 3 साल तक आप चाहती तो आंकड़े जारी कर सकती थी। अरे हमने नहीं कर सकते, तो आंकड़े क्यों नहीं जारी किए भाई साधना भारती जी? आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? हम नहीं जारी कर सकते हैं। आदरणीय दीपक जी, हमारी सरकार जब गई, इनकी सरकार थी ना, वादा करने वाले लोग तो आपने अरे आपने जब गिनवा दिया था तो आंकड़े क्यों नहीं जारी किए बताइए ना साधना भारती जी? तब आपको गांधी जी याद आ गए। गलती थी हमारी, नहीं किया हमने, हटे हम सरकार से। अब मान लिया ना, गलती मान ली ना। देखिए आप नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे ये आंकड़े आए, ये सच्चाई है कि आप नहीं चाहते थे कि आंकड़े आए। जो कमजोर तबके के हैं, पॉलिटिकल पार्टी में बल्कि शोषित हैं, उनको आपने सत्ता में रहते कभी हिस्सेदारी नहीं दिया, कभी भागीदारी नहीं दिया। आज जो ऐसे सत्ता से जब उतर गए तब बहुत याद आ रहे हैं पिछड़े, अति पिछड़े, कमजोर तबके के लोग तब याद आ रहे हैं। और वयोवृद्ध है मोदी जी, 73 साल के हो गए हैं। जब तक सत्ता में रहे तब तक जो है केवल उनको वोट में। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। अब इसको फ्री फॉर ऑल मत बनाइए। मैं सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाता हूँ। धीरेन्द्र जी देखिए, बात यहाँ पर समझिए, जाति की बात इसीलिए हो रही है ना क्योंकि जात के आधार पर तो वोट होगा, और इसीलिए मंडल कमंडल पार्ट 2 लाया गया है क्योंकि उनको लगता है कि अगर राम मंदिर बन रहा है हिंदुत्व के नाम पर से एक हो गए तो बीजेपी जीत जाएगी, उसकी 80-20 की राजनीति जीत जाएगी, तो फूट डालो, राज्य करो। यही राय नहीं है? फिर ऐसे में आपने कैसे मान लिया कि हाँ इसको जारी होने दिया जाए? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जरूरत है, लेकिन जो हम देखना चाहते हैं, जो हम गिनना चाहते हैं, जो हम आंकड़े लाना चाहते हैं, उस आंकड़े से इतर जा रहे हैं। और एक एक आदमी का मैं जवाब देना चाहता हूं। बोले थे कि नीतीश कुमार जी कमिटमेंट के, जदयू प्रवक्ता कह रहे थे कमिटमेंट वाले आदमी हैं। उनका एक और कमिटमेंट था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन फिर चले गए कि नहीं ये कहते। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने तुलना किया महात्मा गांधी से अपने गांधी को। कम से कम आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए हमको लगता है कि गांधी जी को पता था कि उन्होंने कहा था आजादी के बाद की कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दो, नहीं तो हमारे कुल खानदान में ऐसा लोग आएगा कि हमारे नाम को भी आज बन जाएगा। राहुल गांधी से तुलना करते हैं महात्मा गांधी का। दोनों के विचार और सोच में आसमान जमीन का फर्क क्या, तुलना भी करना बेकार है। आज बीपी मंडल साहब का मंडल कमीशन नवल जी आरजेडी वाले कर रहे हैं। वास्तव में बीपी मंडल जी का परिवार आज भी राजनीतिक रूप से हाशिए पे है, और एक आदमी जो इस मंडल राजनीति को लेकर के लालू प्रसाद जी और उनका परिवार आज उसका राजनीतिक लाभ ले रहा है, लेकिन उनका परिवार आज भी मधेपुरा में वही के वही हालत में पड़ा हुआ है। तो ये लोग जिस चीज को लेकर के चलते हैं मूल रूप से उसको फायदा नहीं मिलता है, उनके लोगों को फायदा नहीं मिलता है। फायदा के लिए कुछ चुनिंदा लोगों ने इस पर दबाव बना लिया। और उस अंत में मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता था कि हमारे गठबंधन को कि इस तरह की राजनीति होगी,
हमने तो पहले से ही अति पिछड़ा प्रधानमंत्री बना के रखा है और पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही। क्या कांग्रेस पार्टी किसी अति पिछड़ा को प्रधानमंत्री अपने गठबंधन में बनाएगी? अरे पिछड़ा तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने आप को शामिल किया है ओबीसी में, जानकारी तो रख के बोला कीजिए। और मोदी जी तो गॉडसे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर, क्या नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री आप बनाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी क्रांति बिहार से हुई है, मुझे आपसे जानना चाहता हूँ एक बिहारी होने के नाते कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे? पिछड़े के सबसे बड़े नेता के रूप में आज उभरे हैं। मुझे भी खुशी होगी अगर आप नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी जी मानेंगे नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री? इसका जवाब आप दे दीजिए। मुझे लगेगा कि शायद यह गणना कारगर रहा। और आप बता तो दीजिए, पिछड़ों का रोना रोने वाले आज यह क्रांति का 2 अक्टूबर के दिन में नीतीश कुमार जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत गंभीर, ये सभी बिहार के राजनीतिक दलों के लिए है। जब लोग बोलते हैं ना मेरी इतनी विश्वसनीयता है, बिहार का जब नेता बोलता है तो मुझे बिहार में जितने पलटूर आप देखने को मिलते हैं ना, कब किसके साथ हो जाए पता ही नहीं लगता। यह तो मतलब पिछले 30-32 साल से ऐसा चल रहा है कि कोई इसके पास गया, कोई इसके पास गया, कोई उसके पास गया, कोई उसके पास गया। यहाँ पे सभी पार्टी का यही हाल है। कोई नीतीश जी कब लालू जी के साथ आ जाए, नीतीश जी कब बीजेपी के साथ आ जाए, ये बड़ा मामला जो है। अब नारा क्या है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा है। तो राजीव रंजन जी, संख्या तो यादव समाज की भारी है, तो अब नीतीश कुमार जी को लालू यादव जी के लिए, माफ कीजिए तेजस्वी जी के लिए पद छोड़ देना चाहिए। अब तो आज तो जातीय जनगणना में साफ हो गया, यही तो आपका नारा है। ये बिहार के लिए जश्न का दिन है, ये बिहार के लिए जश्न का दिन है। और अरे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना राजीव जी, दूसरी बार भी आप नहीं सुनना चाहते सवाल। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं दीपक जी। आप तो बीजेपी के एंकर से ज्यादा बार-बार नीतीश कुमार एंकर भी बीजेपी का होता है, ये मुझे नहीं पता था राजीव जी। सुन लीजिए ना। नहीं, मेरा जवाब ले लीजिए दीपक जी। थोड़ा अरे मुझे बीजेपी का बोल दीजिए भाई, दोनों को लड़ा करके, लालू जी का भी बोल दीजिए, नीतीश जी का भी बोल दीजिए। मुझे आपने कुछ समय दिया है सर, मैंने पहली बार भी आपसे ये सवाल पूछा, दूसरी बार भी आप उसको छोड़ के सब कुछ बोल देते हैं। मैं फिर से आपको टाइम दे रहा हूँ, 90 सेकंड का लीजिए। बताइए, क्या आपके नारे के हिसाब से तेजस्वी यादव जी के लिए कुर्सी छोड़ने का वक्त नहीं हो गया नीतीश कुमार जी के लिए? फिर से टाइमर लगा दीजिए भाई राजीव रंजन जी के लिए। जब मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी ने जब जो भी कहा वो पूरा करके दिखाया, उसका अर्थ बिल्कुल साफ था कि सत्ता में आने के बाद, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का सवाल हो, शराबबंदी जैसा कालजयी निर्णय हो, बिहार में आधारभूत संरचना का विस्तार का सवाल हो, उन्होंने जनता से जो भी वायदे पूरे किए उसे पूरा किया। और जाति आधारित गणना को लेकर के एनडीए के नेताओं का, और खास करके भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी से लेकर इनका एक औसत कार्यकर्ता तक इस पूरे एक बड़े कार्यक्रम में कैसे विघ्न डाला जाए और कैसे इनके समर्थक तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहे, इसी में लगा रहा। लेकिन अंततः नीतीश कुमार जी ने यह फैसला देश के सामने रख दिया। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये 2024 में आपको दिखेंगे। और मैं एक बात कहूंगा, जो लोग नीतीश कुमार जी की शख्सियत पर सवाल उठाते हैं, उन्हें एलजेपी जैसी पार्टियों के या आरएलडी इस तरह की जो पार्टियां हैं, जिनके कितनी बार वो गए और कितनी बार आए, अगर वो नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो मौसम वैज्ञानिक किसको कहा गया था? सबसे बड़ी बात है, मौसम वैज्ञानिक जिस संदर्भ में कहा गया था दीपक चौरसिया जी, ये आप भी जानते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं एक बार पूछ लेते हैं, इतना साहस तो हमें जुटाना पड़ेगा कि इनके साथ कोई रहने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है। एनडीए के 3 संस्थापक दल इनसे अलग हो गए, नवीन पटनायक जी के कंधे पर सवार होकर उन्हें कमजोर करने के लिए चले गए। उसके बाद शिबू सोरेन से लेकर बहन मायावती, ममता बनर्जी, देश के किस राजनीतिक दल को इन्होंने बख्शा? ठीक, खत्म हो गया राजीव जी। जो लोग गए सबने इनके चरित्र को परखा और इसके बाद इनसे अलग हुए। इसलिए सबसे बड़े घोलटू अगर कोई गठबंधन की बात करे या पार्टी की बात करे जो केवल घुलटना जानता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं जानता हूं ये साहस जुटाना आसान नहीं होगा। राजीव जी, टाइम खत्म हो गया। संबोधन आसान है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए करना। हाँ जी, माधवन जी जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। दीपक जी,
आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो उनको 90 सेकंड के जगह पे मुझे लगता है 2 मिनट दे दिया। बट कोई बात नहीं, हम लोग कभी शिकायत नहीं करेंगे, हम लोग कभी शिकायत करने वालों में से नहीं जाने जाते। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाऊंगा। माधव जी अब रुक जाइए, मुझे एक किस्सा सुनाना ही है। अब मुझे किस्सा सुनाना ही है, सबको दिखाइए भाई, सबको दिखाइए, खासतौर पर साधना को भी दिखाइएगा, बीजेपी वालों को भी दिखाइएगा, राजीव जी को जरूर दिखाइए। राजीव जी थैंक यू, आपने मुझे बीजेपी का पत्रकार कह दिया। दरअसल दिक्कत हुई जब 14 एंकर की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मुझे मेरे दर्शक सवाल करके पूछने लगे, भैया आपका इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? तो चलिए आज आपने एक सर्टिफिकेट दिया, मुझे अच्छा लगा। मेरी बात से आपने अगर ये अर्थ निकाला तो मैं उसके लिए सॉरी करूंगा। आपने मुझे बीजेपी का पत्रकार कहा, चलो मेरे ऐसा मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं था कि जो सवाल बीजेपी नहीं पूछती है वैसे सवाल भी अब मैं जवाब दे देता हूँ। राजीव भाई ने बड़ी शालीनता से कहा कि एलजेपी या हमारी पार्टी के बारे में कहा कि कब ये लोग कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं होता है। 2 दिन पहले मैं दीपक जी आप ही के शो पे मैंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन का अगर आप इतिहास अगर खंगालेंगे तो अभी तक 14 से 15 बार पलटी मारे हैं, और पलटी मारने में सिर्फ गठबंधन ही चेंज नहीं किया है, कई बार नई पार्टी भी बनी है। अगर पूरा आप इतिहास रच लीजिए तो जो खुद पलटी मार जैसे मारने के लिए जाने जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर है कि पलटू मार चाचा, जिसका संज्ञान जो है उन्होंने तेजस्वी यादव जी नहीं दिया, लेकिन वो दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो राजीव जी की मजबूरी जरूर है, स्वाभाविक है, उस पार्टी में अपने नेता को डिफेंड करना है। और अगर हम लोग पलटी मारते हैं राजीव जी तो चाचा से ही सीखे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति चाचा से ही स्टार्ट हुई थी, साथ में मिलकर ही काम किए थे। जब चाचा पलटी मार सकते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है पलटी मारने के लिए, कब पलट जाए किसी को नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होगा। तो आप दूसरे पे बोलने से पहले थोड़ा सोचने का काम ऐसा सवाल बोल के राजीव जी को दर्शक मत डालिए। एक मिनट। अब राजीव जी ने कहा ऐसा बोल के कि आपको भी नहीं पता होगा, नीतीश कुमार की किसको भी नहीं पता होता वो क्या करने वाले। नवल किशोर जी से पूछ लीजिए। नवल किशोर जी आपको पता है कि किस दिन वो बीजेपी के साथ चले जाए? मेरी बात पूरी नहीं हुई, 90 सेकंड पूरी कर लीजिए, फिर मैं आखिरी कमेंट नवल किशोर जी से लूंगा। राजीव भाई ने कहा शराबबंदी कि अरे नीतीश कुमार जी ने तो शराबबंदी जैसा ऐसा कानून ला दिया। दीपक भाई एक रिपोर्ट है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी और महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, और बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिकता है। बता दे राजीव जी, उस रिपोर्ट को जैसे खारिज कर दे तो कौन सी शराबबंदी राजीव जी? आपने तो पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। ठीक है, कोई शराबबंदी नहीं है, होम डिलीवरी आपका है। आप ठीक है, मैं आखिरी कमेंट के लिए, चूंकि माधव आनंद जी थे इसलिए मैं प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब, आपको भरोसा है नीतीश कुमार जी इसी गठबंधन के साथ रहेंगे? कोई नया प्रयोग तो नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी? मालूम पड़ा 2 महीने बाद फिर बीजेपी के साथ चले गए। अरे दीपक जी, इस पर चिंता आप भी छोड़ दीजिए और भाजपा वालों से कह दीजिए अगर वो बात मानते हैं। चलिए, हम तो वो लोग हैं जो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, हम तो वही देखते हुए रह जाते हैं। चलिए, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस हमारे पास डिबेट के लिए वक्त इतना ही था।